नाम सुनते ही हमारे बंदे को अजीब लगता है, लेकिन वो हैवी ड्रैगन आर्म्स से काफी इम्प्रेस हो जाता है जब वो उन्हें पहनता है। पर लगता है इसमें और भी कुछ खास है जब वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि ये पहनने वाले के हिसाब से अपना साइज भी बदल लेते हैं। जैसे ही गॉन्टलेट सिकोड़कर रे के हाथ के साइज के हो जाते हैं, हमारा बंदा उनसे पूछता है कि क्या ये बीस्ट क्रिस्टल्स से बने हैं। तभी वो आदमी बताता है कि ये सिर्फ एक इंटरमीडिएट ड्रैगन टर्टल के बीस्ट क्रिस्टल से बने हैं, और अगर ये एडवांस बीस्ट क्रिस्टल से बने होते तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते। एल्डरवोन बताते हैं कि वो उससे और बेहतर ग्रेड के इक्विपमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ये बाकी कॉन्टेस्टेंट्स के लिए ठीक नहीं होगा। ये सुनकर कंफ्यूज होकर वैन रे से पूछता है कि क्या वो क्लास में नहीं था, और समझाता है कि सेकेंड ईयर और उसके ऊपर के सारे स्टूडेंट्स ने अकेडमी के सालाना टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। वन ऑन वन फाइट करके वो अकेडमी के 5 सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट्स को ढूंढेंगे। वो आगे बताता है कि ये पांचों अकेडमी को वर्ल्ड कॉम्बैट टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे और दुनिया भर के तगड़े राइवल्स के खिलाफ लड़ेंगे। वैन गर्व से गॉन्टलेट्स रे को देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए 10th रैंक हासिल करे, और कहता है कि अगर वो उन्हें यूज़ करके अच्छी रैंकिंग ले आया तो वो उसे हमेशा के लिए रखने देगा। जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी अपनी उम्मीदें बढ़ाता है, हमारा बंदा एक्साइटेड होकर उन्हें ले लेता है और पहले ही उन्हें थैंक्स बोल देता है। अब जब उसके पास हथियार आ गए हैं, वैन रे को सलाह देता है कि वो कुछ डिफेंसिव चीज़ें भी ले ले, जैसे कि ब्रेस्ट प्लेट्स या शील्ड्स, जो मिशंस पर काफ़ी काम आती हैं। उसके बाद हमारा बंदा हथियारों की दुकान पर डिफेंसिव इक्विपमेंट खरीदने जाता है, और महंगी कीमत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दुकान वाला कहता है कि कीमत फिक्स है, और बताता है कि एक इंटरमीडिएट बीस्ट क्रिस्टल से डिफेंसिव गियर बनाने के लिए 10 बिगिनर बीस्ट क्रिस्टल्स या 1,000 रुपये लगेंगे। वो चालाक दुकान वाला 10 एक्स्ट्रा बीस्ट क्रिस्टल्स मांगता है और उससे कहता है कि इसे चुप रहने के पैसे समझ ले, क्योंकि उसे वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे ये क्रिस्टल्स कहाँ से मिले। राय को गुस्सा तो आता है, पर वो सोचता है कि अगर वो 20 क्रिस्टल दे देगा तो अकेडमी को कोई सबूत नहीं मिलेगा कि उसने 20 क्रिस्टल्स छुपाए थे। ये सोचते हुए कि अगर अकेडमी की नज़र उस पे है तो वो आगे अकेले शिकार नहीं कर पाएगा, हमारा बंदा मान जाता है और क्रिस्टल्स की पोटली फेंक कर दे देता है। मुस्कुराते हुए दुकान वाला उसे यकीन दिलाता है कि उनका काम एकदम टॉप का है, और पोटली पकड़ लेता है। इस बीच राय गुस्से से दुकान वाले को देखता है और सोचता है कि इंसान सच में बड़े चालाक होते हैं, चाहे वो कोई भी काम क्यों न करें। उसी पल सिल्विया उसके पास आती है और रे को देखकर खुश हो जाती है, जो उससे पूछता है कि क्या वो भी सामान खरीदने आई है। जब सिल्विया हाँ कहती है और बताती है कि आज क्लासेस नहीं है, हमारा बंदा उसके पास जाकर धीरे से उसे उस धोखेबाज दुकान वाले के बारे में बताता है और कैसे उसने उससे एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स ले लिए। ये सुनकर सिल्विया गुस्से में मालिक के पास जाती है और कहती है कि वो एक कमीशन रिक्वेस्ट के लिए आई है। ऐसा लगता है कि दुकान वाला उस सिल्वर बालों वाली लड़की को पहचानता है और हार्ट फैमिली की यंग लेडी का स्वागत करता है। सिल्विया अपने दोस्त की तरफ से डिफेंसिव सामान की कीमत पूछती है। हमारा बंदा नोटिस करता है कि दुकान वाला उसे यंग लेडी बुला रहा है, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या सिल्विया किसी फेमस फैमिली से है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उसे वो एक्स्ट्रा 20 क्रिस्टल्स लौटा देती है जो दुकान वाले ने उससे लिए थे, और राय उसे शुक्रिया कहता है। लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाता कि इंसानों के साथ कितना अलग अलग बर्ताव किया जाता है, भले ही सब एक जैसे हों। फिर उसे उस घटिया आदमी सेबास्टियन डेलबर्ट की याद आती है, जिसने कहा था कि नाइट के बच्चे नाइट बनते हैं और किसान के बच्चे किसान। तब राय इस नतीजे पर पहुंचता है कि शायद उसने जो कहा था वही इस दुनिया की सच्चाई है। अपने ख्यालों से बाहर आकर राय उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने का सोचता है और एक वॉलबार इंटरमीडिएट क्रिस्टल निकालता है। लेकिन सिल्विया मना कर देती है और कहती है कि ये 10 बिगिनर बीस्ट क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा महंगा है। राय ज़बरदस्ती उससे वो इंटरमीडिएट क्रिस्टल दे देता है और यकीन दिलाता है कि अब ये उसके ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास अब हथियार और डिफेंसिव गियर है। जब वो जाते हुए उसे बाय बोलता है, सिल्वियो शर्माने लगती है और प्यार से उस क्रिस्टल को पकड़ लेती है जो राय ने उसे दिया था। उसके बाद जब राय उसी दुकान से और सामान खरीदता है तो दुकान वाला उसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे पहले नहीं पता था कि वो हार्ट फैमिली की यंग लेडी का दोस्त है। दूसरी तरफ हमारा लड़का काफ़ी खुश लग रहा है, क्योंकि वो अपनी ची प्रैक्टिस में कुछ प्रोग्रेस देख रहा है, और अब वो और भी हायर रैंक के मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि अब उसके पास आर्मर और वो गॉन्टलेट्स हैं जो उस बुजुर्ग आदमी ने दिए थे। अगले सीन में हम एल्डर गिबी को देखते हैं, जो इस बात से काफ़ी परेशान लग रहा है कि बच्चे जेल से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गए हैं। वही पहले वाला आदमी उसे रिपोर्ट करता है कि लर्कर्स ने सब के को इसके बारे में बता दिया था, और उसी ने स्टूडेंट्स को बचाया। जैसा कि गिबी को उम्मीद नहीं थी कि के किसी काम आएगा, वो आदमी बताता है कि स्टूडेंट्स के साथ 3 नाइट्स हैं और के होते हुए अटैक करना मुश्किल होगा। फिर वो नाइट डेल्बर्ट को टेस्ट करने का सुझाव देता है, लेकिन एल्डर गिबी उसे जल्दबाजी ना करने को कहता है, क्योंकि डेल्बर्ट एक सही कैंडिडेट है।
एल्डर आगे कहता है कि उसे अभी भी डेल्बर्ट की वफादारी टेस्ट करनी है क्योंकि वो नाइट्स में से एक है, और उस आदमी को उसे छोड़ देने का हुक्म देता है। फिर वो किसी और का नाम सजेस्ट करता है और उस आदमी को निर्देश देता है कि उसे बोलो कि अगर वो कामयाब हुआ तो पूरे गिल्ड उसे एक नई पोजीशन देगा। अगले सीन में हम पहाड़ी जंगल के हंटिंग ग्राउंड्स में पहुंचते हैं जहां सब लोग काफी जोश में लग रहे हैं, और गैरी सजेस्ट करता है कि उन्हें सामान के लिए और कमाई करनी होगी। इस बीच मंक राय को थैंक्स बोलता है और इयान भी वही करता है, कहते हुए कि वो उसे इसका बदला किसी बेहतर चीज से देगा। लेकिन हमारा लड़का कंफ्यूज हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उससे बात कर रहे हैं, और डैन उसे पीछे से पकड़ लेता है कहते हुए कि उसे पता है कि राय बहुत शर्मीला है, लेकिन वो लोग सच में बहुत शुक्रगुजार हैं। उसी पल राय सिल्विया से पूछता है कि क्या इसका उससे कोई लेना देना है, और मार्था तुरंत बीच से हट जाती है और उन्हें अकेला छोड़ देती है। तभी सिल्विया उसे समझाती है कि जो वूली बेयर इंटरमीडिएट क्रिस्टल राय ने उसे दिया था, उसने उसे गोल्ड के बदले एक्सचेंज करके उनके टीममेट्स को उसके नाम से दे दिया, ये बताते हुए कि उसके पास पहले से ही एक अच्छी शील्ड थी। उसने कहा कि वो उसके काम का नहीं था और उसे बिना पूछे ये करने के लिए माफी मांगी। जैसे ही सिल्विया को लगता है कि वो अचानक गुस्सा हो गया है, रे खुशी से उसके कंधे थपथपाता है और उसकी तारीफ करता है कि वो एक अच्छी लीडर बन सकती है, और पूछता है कि वो अचानक इतनी सीरियस क्यों हो गई। इस अचानक हरकत से वो घबरा जाती है और बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और उसे धक्का दे देती है। हैरानी की बात यह है कि मंक, डैन और मार्था चुपके से उन्हें देख रहे हैं। बाद में गैरी राय से पूछता है कि क्या उसके और सिल्विया के बीच कुछ हुआ, लेकिन हमारे भोले भाले लड़के को कोई अंदाजा नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। गैरी फिर एक ठंडी सांस लेता है और राय से प्रॉमिस करने को कहता है कि वो एमी के साथ ऐसा नहीं करेगा। बाद में हंटिंग ग्राउंड्स में कीड़े उनकी तरफ उड़कर आते हैं और वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रे अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है और एनालाइज करता है कि वो सब बिगिनर रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डैन आराम से उन कीड़ों से लड़ता है और सोचता है कि क्या यहाँ इससे ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ है, जबकि गैरी इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो बस लड़ने में बेहतर हो गया है। मंक भी जबरदस्त तरीके से कीड़ों को काट रहा होता है। उसी पल रे उसे ध्यान से बोलकर अलर्ट करता है और बताता है कि वो एक हर्क्यूलिस बीटल है। मंक तुरंत रास्ते से हट जाता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि एक इंटरमीडिएट रैंक का मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहा है। ये सोचकर कि आखिर है तो एक कीड़ा ही, डैन कॉन्फिडेंस के साथ उस बड़े बीटल पर हमला करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका बचाव काफी मजबूत है। जैसे ही रे उन्हें अलर्ट करता है कि और भी बीटल्स आ रहे हैं, वो उनके झुंड से घिर जाते हैं। तभी गैरी उस बीटल पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन वो भी ये जानकर शॉक हो जाता है कि उसके नकल्स कितने हार्ड हैं, जबकि सभी लोग स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। मार्था अपनी तीरों से उनके शेल के आर पार शूट नहीं कर पा रही थी और सिल्विया की शील्ड भी उन बीटल्स के अटैक को मुश्किल से ही रोक पा रही थी और वो टकराकर पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ मंक, इयान और डैन को बीटल्स ने घेर लिया था क्योंकि वो उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। अचानक वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा बीटल नीचे आ गिरता है। पता चलता है कि रे अपने क्लासिक गॉन्टलेट्स और चीकी पावर से उनसे लड़ रहा है। वो एकदम प्रो की तरह आसानी से उन हरक्यूलिस बीटल्स के आर पार वार करता है और उसके टीममेट्स हमारे लड़के को इतने इम्प्रेसिवली उन्हें मारते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। उससे इतना स्ट्रॉन्ग होते देख डैन उसके नए वेपन को नोटिस किए बिना नहीं रह पाता और उन क्रेजी स्ट्रॉन्ग गॉन्टलेट्स पर फिदा हो जाता है, जबकि मंक बताता है कि ये उसे मार्शल आर्ट्स क्लब के एडवाइजर ने उधार दिए हैं। बेचारा डैन पछताते हुए कहता है कि उसे लगता है उसने गलत क्लब ज्वाइन कर लिया। इस बीच हमारा बंदा उन बीटर्स की धुलाई कर देता है और सोचता है कि वो इससे ज्यादा इजी नहीं दिखा सकता वरना टीममेट्स को शक हो जाएगा। फिर वो उन्हें हेल्प के लिए बुलाता है और सभी एक्शन में आ जाते हैं। मार्था बीटर्स पर तीर चलाना शुरू करती है और सिल्विया अपनी तलवार और शील्ड से उन्हें खत्म कर देती है। वहीं मंक, डैन और इयान भी अपने वेपन से जबरदस्त तरीके से बीटल्स को मारते हैं। सारे बीटल्स को मारने के बाद डैन खुशी से अनाउंस करता है कि वो अमीर हो गए हैं क्योंकि उन्हें इंटरमीडिएट बीस्ट क्रिस्टल्स मिलेंगे। इंटरमीडिएट रैंक के मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद और मंक को एक मिल भी जाता है। जबकि रे बीस्ट क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने ही वाला होता है, अचानक जंगल से पक्षी उड़ने लगते हैं। वो अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है और जंगल में आग देखता है। जैसे ही हमारा बंदा टीममेट्स को जंगल की आग के बारे में अलर्ट करता है, मार्था पेड़ की डाली पर कूदती है और कहती है कि राई सही है क्योंकि वो आग की लपटें देख सकती है। गैरी फिर अपना कान जमीन पर लगाता है और अंदाजा लगाता है कि जानवर जंगल से भाग रहे हैं क्योंकि उसे उन
उनके दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जबकि डैन बड़बड़ाता है कि वो किसका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी भाग जाना चाहिए। रे कहता है कि वो टाइम पर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो पहले से ही डर से घिरे हुए लगते हैं। घबराकर मार्था सिल्विया से रेस्क्यू क्रिस्टल के जरिए सिग्नल भेजने को कहती है, लेकिन वो बताती है कि क्रिस्टल काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसने पहले सिग्नल भेजने की कोशिश की थी। डैन को इस पर विश्वास नहीं होता। तभी रे को कोई उनकी तरफ आते हुए दिखता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि वो कौन है और 3 मास्क लोगों को दिखता है जो असैसिन जैसे लग रहे थे। इस बीच मंक को उम्मीद होती है कि वो उन्हें बचाने आए हैं, लेकिन हमारा बंदा क्लियर करता है कि इन लोगों के साथ शायद ऐसा नहीं है और गैरी उन पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या उन्होंने आग लगाई है। उसी पल उन मास्क लोगों में से एक बाकी 2 को बच्चों पर अटैक करने का इशारा करता है। जैसे ही उनमें से 2 मंक और गैरी पर अटैक करते हैं, राई पर भी रेड आर्मर वाले आदमी द्वारा अटैक होता है। हालांकि हमारा बंदा अपने गॉन्टलेट से अटैक को डॉज कर लेता है और सोचता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और वो उन पर अटैक क्यों कर रहे हैं। रे मास्क्ड आदमी की तलवार को अपने रेगुलर आई से इंस्पेक्ट करता है और पता लगता है कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। दूसरी तरफ डैन मंक को पकड़ता है जिस पर असैसिन्स ने अटैक किया था और इयान रे और बाकियों की हेल्प करने जाता है, लेकिन आसपास लगी आग उसे रोक देती है और इयान गैरी और रे को आवाज लगाता है। जब रे इधर उधर देखता है तो वो तुरंत सोचता है कि उन मास्क लोगों ने जानबूझकर उन्हें अलग कर दिया है और सोचता है कि क्या उनका टारगेट वो और गैरी हैं। ये सोचते हुए कि उसे दोनों से एक साथ लड़ना होगा क्योंकि गैरी पहले से ही बिजी लग रहा है। रे इयान को जाने और नाइट से हेल्प लाने का इंस्ट्रक्शन देता है, जबकि इयान मना करता है। डैन मंक को उठाता है और सिल्विया और मार्था के साथ हेल्प ढूंढने चला जाता है। इस बीच राई गैरी से पूछता है कि क्या वो अकेले संभाल सकता है और वो ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का उससे अश्योर करता है कि वो उनमें से एक को हैंडल कर लेगा, जबकि हमारा बंदा सोचता है कि ये मास्क लोग काफी तेज हैं, जब तक वो अच्छे से डिफेंड करेगा वो उसे मार नहीं पाएंगे। गैरी उनमें से एक को बिजी रखता है और राय के लिए टाइम खरीदता है। उसी पल 2 मास्क लोग राय की तरफ कूदते हैं और उसे एक चेन वाले वेपन से मारते हैं। ये जानते हुए कि वो कैसे अटैक करेगा, राय वेपन को पकड़ लेता है और एक अटैक डॉज कर जाता है। हालांकि जब राय इधर उधर देखता है तो दूसरा एक जलती हुई तलवार से मारता है। इससे परेशान होकर राय पीछे की तरफ कूदता है, ये सोचते हुए कि जब भी वो एक पर फोकस करने की कोशिश करता है दूसरा उसे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। उसी पल असैसिन जबरदस्ती राय पर वेपन से मारता है जिससे वो बेखबर हो जाता है। हमारा बंदा जमीन पर जा गिरता है, लेकिन किस्मत से उसका आर्मर उसे सबसे बुरे वार से बचा लेता है। ये सोचते हुए कि दोनों असैसिन्स उसकी उम्मीद से बेहतर एक साथ काम करते हैं, राय अपना बैटल प्लान बदलता है। फिर उसे गैरी दिखता है जिसके हाथ में चोट लगी लगती है और उसे अश्योर करता है कि अब उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का उसे बैकअप देता है और कहता है कि वो एक मास्क्ड आदमी से निपट लेगा। तभी असैसिन गैरी पर अटैक करने की तैयारी करता है, ये कहते हुए कि वो उसे दर्दनाक मौत देगा। ये देखते हुए कि वो उन्हें मारने का प्लान कर रहे हैं, राई को पीछे हटने का कोई रीजन नहीं दिखता और वो 5 बिगनर बीस्ट क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी जमा करके हमारा लड़का ड्रैगन नाइट में इवॉल्व हो जाता है क्योंकि उसके सर पर सींग निकल आते हैं और वो अपने वुल्फ नॉयर को बुलाता है, जो वो भी एक हॉर्न्ड वुल्फ में इवॉल्व हो जाता है और बड़बड़ाता है कि अब शिकार का वक्त है। राई को मैजिक देखकर एक असैसिन घबरा जाता है और कहता है कि उन्हें कभी नहीं बताया गया कि इस बच्चे को मैजिक आता है, जबकि दूसरा मिशन जारी रखने का कमांड देता है तो वो उनकी तरफ कूदते हैं। ये नोटिस करते हुए कि ये पहले वाला ही मूव है, राई श्योर करता है कि वो इसके लिए दोबारा नहीं फंसेगा और सिकल वेपन को पकड़ लेता है। फिर वो नॉयर को दौड़ने का कमांड देता है और दोनों असैसिन्स को चेन से फंसा लेता है। ये सोचते हुए कि वो उन्हें फंसा सकता है, वे आसानी से सिकल से आजाद हो जाते हैं, जबकि रे इतना सरप्राइज नहीं लगता। वो नॉयर को सिकल वाले आदमी का ख्याल रखने का इंस्ट्रक्शन देता है और दूसरे से निपटने के लिए कूद जाता है, जबकि हमारा लड़का उनमें से एक के साथ लड़ता है, दूसरा उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन नॉयर सही टाइम पर पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसके जैसे जानवरों को ब्रेकफास्ट में मारता है। असैसिन नॉयर का अटैक वेपन से डॉज कर लेता है। इसके विपरीत हमारा लड़का अटैक डॉज करता रहता है और हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि ये फिर से वही मूव है। वो इंस्पेक्ट करता है कि तलवार परेशानी दे रही है और उसे काबू करने का डिसाइड करता है। रे सोचता है कि जब चेन उसके पास नहीं होती तो मास्क्ड आदमी लड़ाई से बच रहा है और सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसे ट्राई करने के लिए वो अचानक असैसिन पर अटैक करता है, जिससे वो शॉक हो जाता है और रे के अंदाजे के मुताबिक मास्क्ड आदमी उससे नहीं लड़ता और पीछे हट जाता है।
है। जब हमारे लड़के को उसकी कमजोरी पता चलती है वो गैरी की तरफ देखता है, जो मास्क्ड आदमी को कड़ी टक्कर दे रहा लगता है। गैरी डिक्लेयर करता है कि वो अवान के स्टूडेंट्स हैं और असैसिन को अपनी तलवार घोंप देता है। पूछता है कि उसने उस पर अटैक क्यों किया। जब वो ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का उसे तलवार से नीचे दबाए रखता है, रे उसे होशियार रहने की चेतावनी देता है क्योंकि दूसरा उस पर आग का वार करता है। हालांकि अटैक उस असैसिन को लगता है जिसे गैरी ने घोंपा था और वो आग में जलने लगता है, मदद के लिए चिल्लाते हुए। इस नज़ारे से घबराकर गैरी सोचता है कि वो अपने ही साथियों को मारने को तैयार है और राय की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इस बीच गैरी दर्द से कांपता है और जमीन पर गिर जाता है। हमारा लड़का उसे आराम करने को कहता है और अश्योर करता है कि वो इन हरामियों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। रे तलवार अपने मुंह में पकड़ता है और कहता है कि उसके जैसा घटिया इंसान इस दुनिया का हिस्सा बनने के लायक नहीं है, और ये सोचना कि उसने अपने साथियों की जान भी दांव पर लगा दी, ये माफ करने के लायक नहीं है। ठीक उसके बाद वो मास्क्ड आदमी पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है। ये देखकर कि उसने अटैक डॉज कर लिया, रे इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट और वेपन्स है। जब उसके गॉन्टलेट्स क्रैक होने लगते हैं वो एक मौका ढूंढने की सोचता है, क्योंकि अगर ये चलता रहा तो उसका इक्विपमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। कुछ टाइम खरीदने के लिए राय अपने वुल्फ नुआर को बुलाता है और वो तुरंत मास्क्ड आदमी पर अटैक करता है। जबकि असासिन ने सोचा था कि नुआर स्ट्रांग होगा, लेकिन पता चलता है कि वो एक इंटरमीडिएट रैंक का है। वो कहता है कि वुल्फ अपने मास्टर से पहले मरने वाला है। जब वुल्फ उसे कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करता है और तेजी से गोल घूमता है, मास्क्ड आदमी चेन पकड़ता है और उसे नीचे देखना बंद करने को कहता है। उसी पल असैसिन वुल्फ को चेन से पकड़ लेता है और गैरी, जो नुआर को मुसीबत में देखता है, कुछ करने का प्लान बनाता है। बिना एक पल बर्बाद किए असैसिन वुल्फ को मारने के लिए उसकी तरफ वेपन एम करता है, लेकिन उसी पल गैरी बीच में आ जाता है और अटैक रोक देता है। ये सोचते हुए कि वो एक मॉन्स्टर के लिए मरना चाहता है, असैसिन गैरी पर वार करता है, जो मुश्किल से खड़ा था, और वो जमीन पर जा गिरता है जिससे उसकी तलवार दूर चली जाती है। लेकिन ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का असैसिन का पैर कस के पकड़ लेता है और नुआर को तलवार उठाने और अपने मास्टर रे की तरह लड़ने का कमांड देता है। ठीक वैसे ही वुल्फ तलवार अपने मुंह में पकड़ लेता है। जैसे ही मास्क्ड आदमी गैरी को मारने वाला था, जो उसे छोड़ नहीं रहा था, नुआर इंप्रेसिवली असैसिन के सर पर वार करता है, उसे शरीर से अलग करते हुए। जबकि टीम में से एक मास्क्ड आदमी बच जाता है और अपने बेकार साथी को देखता है। रे तलवार पकड़ता है और पूरी ताकत से वार करता है। इस बीच इससे ज्यादा डैमेज नहीं होता। असैसिन का मास्क टूट जाता है और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब पता चलता है कि वो नाइट लैंसैंसी है। तभी लैंस अपना मास्क उतारता है और गैरी, जिसे विश्वास नहीं हो रहा होता, उसे हरामी कहता है। बड़बड़ाता है कि वो एक टीचर होकर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन लैंस को कोई परवाह नहीं होती और कहता है कि वो वैसे भी मरने वाला है। वो अपनी तलवार के साथ गैरी की तरफ कूदता है, लेकिन उसी पल नुआर उसके सामने आ जाता है और वार सह लेता है। उसके बाद राय वुल्फ को रुकने का इंस्ट्रक्शन देता है और नुआर गायब हो जाता है जब वो उसे अंडू समन करता है। इस बीच गैरी जमीन पर गिर जाता है और बेबस पड़ा रहता है। लैंस गुस्से में रे के पास जाता है और बड़बड़ाता है कि वो उसे एक एक करके मार देगा। जब लैंस आग से लिपटी अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है, हमारा लड़का सोचता है कि उसके जैसे घटिया इंसान कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें दर्द देना और उसे टारगेट करना पसंद है। वो उसे इसकी कीमत चुकाने का डिसाइड करता है और तलवारों को अपने गॉन्टलेट से पकड़ लेता है। ये सोचते हुए कि वो तलवार पकड़ने में सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, लैंस एक बुरी मुस्कान देता है और राय को जलकर मरने का आनंद लेने को कहता है। लेकिन हमारा बंदा क्लियर करता है कि मरने वाला वो होगा, और लैंस ये देखने का इंतजार करता है कि वो कब तक टिक पाता है। उस नाइट को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि राय तलवार से फायर एलिमेंट अब्जॉर्ब कर रहा है, और लैंस को एहसास होता है जब वो लपटों को कमजोर होते देखता है। चिढ़कर लैंस उसे एक चिपकू कचड़ा कहता है और उसके पेट में लात मारता है, उसे मरने को कहता है। ठीक वैसे ही हमारा बंदा आखिरकार तलवार छोड़ देता है, जिससे वो और लैंस पूरी ताकत से विपरीत दिशाओं में दूर जा गिरते हैं, कुछ पसलियां तोड़ते हुए। राय सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अब्जॉर्ब किए हुए फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करे, क्योंकि वही एक मैजिक है जिसे वो अभी यूज कर सकता है। वो ची को फायर एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक यूनिक वेपन बनाने का प्लान करता है और सारी एनर्जी जमा करता है। रे को ड्रैगन नाइट में इवॉल्व होते देख जब वो ची से फायर पैदा करता है, उसका नज़ारा उसे लाजवाब कर देता है, और लैंस इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो आखिरकार एक राक्षस था, और कहता है कि उन्हें उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। जबकि राय उसकी तरफ देखता है, सोचते हुए कि इंसान कितने दया के पात्र हैं। लैंस तलवार के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एक पल में हमारा लड़का उसका हाथ काट देता है। जैसे ही लैंसी का हाथ, जिसमें तलवार थी, दूर उड़ जाता है, नाइट शॉक हो जाता है और सोचता है कि फायर वाली तलवार ने बिल्कुल रिएक्ट क्यों नहीं किया। अपने हाथ को कटते देख जब उससे खून की धार निकलती है, लैंस दर्द से चिल्ला उठता है। तभी राय उसका चेहरा पकड़ता है और जलते हुए गॉन्डलेट्स उसके चेहरे पर रख देता है, उसे जलाकर मार देता है। हमारा बंदा उसे दर्दनाक मौत देता है और कहता है कि उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। उसी पल सर बाकी नाइट्स के साथ सीन पर पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि ये मास्क्ड लोग प्योर ब्लड गिल्ड से हैं, इसलिए उन्हें विनफर्ड को बताना होगा।
जैसे ही सर राय को संभालने को कहते हैं, हमारा लड़का जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसके हाथ और शरीर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, और ये अश्योर करने के बाद सब ठीक है, बेहोश हो जाता है। Blue team has scored for the first time. Reloading! Reloading! Killing spree for the red team. The red team's streak has just been terminated. वो Cover me! Reloading! केड है इतने लेकिन केड है बुला ले वो आगे आगे बुलाओ तुम Cover me! हाँ आयो रुक एक केक नहीं अंकल अरे एक तो बहुत हो जाए कि कोई आना मना करती है Reloading! मन तो कोई लगे ना बुरे मैं दोस्त नहीं है करा हमारा Cover me! थाने भाई बोले होगे हाँ तो मेरे कियो वो In the lead. खा लियो बेबार खाया ना तो कर लियो I need a weapon. अम्मा इतनी भूख है मैंने भूख इतनी है भूख होती मैं खाई ले तो Reloading! Cover me! अरे मैं कौन नहीं भूख मैंने Cover me! Blue team doesn't have a lot of time left. You're losing the game. Cover me! अरे खालिश रुक जाओ Reloading!